गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्यारे भाइयों और बहनों। रिजल्ट कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग नया बैच स्टार्ट किए हैं, एनसीईआरटी प्लस बैच। इसमें हम लोग ऑल सब्जेक्ट कंप्लीट करने वाले हैं। मैं आया हूं सोशल साइंस को पढ़ाने के लिए। तो 10th क्लास की जो सोशल साइंस है उसको पढ़ने से पहले आपको 9th क्लास का याद होना चाहिए। तो जो आप 10th क्लास में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ेंगे, उससे पहले आपको फ्रांस की क्रांति समझ में आनी चाहिए, क्यों हुई थी, तभी आप एक राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति। फ्रांस यूरोप महाद्वीप में एक देश है और उसकी राजधानी पेरिस। तो हुआ यह कि 14 जुलाई 1789 की सुबह फ्रांस में अफरा तफरी का माहौल था। रीजन आतंक का माहौल छाया हुआ था। रीजन ये है कि सम्राट कौन है? लुई 16वां सेना को शहर में घुसने का आदेश दिया। तो कब की घटना है? तो डेट याद रखना, 14 जुलाई 1789। सुबह का माहौल, सुबह चारों ओर अफरा तफरी का माहौल है। लोग, जनता, वहाँ की जो जनता है उसको लग रहा है कि हमारा राजा सेना को आदेश दिया है कि डायरेक्ट शहर में घुसो और वहाँ के नागरिकों को गोली मार दो। एक तरह की अफवाह फैल गई। लोगों को लगा कि राजा ने सच में आदेश दिया है और वहाँ की जनता सुबह सुबह इकट्ठा होना स्टार्ट हो गई। तो जो आपका पेरिस नगर है, अफवाहों के चलते वहाँ की जनता के मन में भय आ गया। भय बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे ही अंदर आता है वो अपने आप को बचाने का प्रयास करता है। तो वहाँ की जनता के मन में भय आ गया कि राजा ने अपने पेरिस नगरवासियों को गोली से मारेगा आज। अब हुआ ये कि ऐसी अफवाह फैलने से सुबह सुबह सब लोग इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए। अफवाह है, ठीक है, राजा ने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन जनता को लग गया अफवाह है, ठीक है, अफवाह फैल गई। अब हुआ ये कि लगभग 7,000 मर्द और टाउन की ढेर सारी औरतें जो आपका पेरिस नगर है, वहाँ के टाउन के हाल में इकट्ठा होने लगे। चारों ओर से एक स्थान पे इस हाल में आने लगे लोग और मीटिंग की गई कि भाई क्या निर्णय लिया जाए अपनी रक्षा के लिए। तो अपनी रक्षा के लिए सभी लोग एकत्र होकर के एक जन सेना का निर्माण कर दिए। इकट्ठा होकर के एक जन सेना का निर्माण कर दिए। हर कोई चाहता है कि हमारी रक्षा होती रहे। इन्होंने राजा के भय से टाउन के अंदर इकट्ठा हुए और जन सेना का निर्माण कर दिया। अब किसी भी सेना को लड़ना है तो मेन चीज़ क्या है? हथियार, पावर, शक्ति। अब हथियार की खोज में सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। जो वहाँ के सरकारी भवन थे, सरकारी भवन में जनता जबरन प्रवेश कर गई, लूटपाट मचाने लगे, हथियार की तलाश करने लगे। और तभी सैकड़ों लोग एक साथ इकट्ठा होकर के पेरिस नगर के पूरब में ब्रास्तिल का किला, पेरिस नगर के पूर्व में जो पेरिस है
इस पेरिस नगर के पूर्व में एक किला है जिसका नाम है बास्तिल का किला। बास्तिल का किला। बास्तिल का किला। इस बास्तिल के किला में प्रवेश करने के लिए बाध्य हो गए, सब इस पे हमला बोल दिए धड़ाधड़। और यह था क्या, बास्तिल का किला एक प्रकार का जेल था, जेल। लोगों को लगा कि हाँ भाई गोला बारूद तो बहुत होगा, हमला कर दिए, डायरेक्ट हमला कर दिया। और यहाँ के हथियार को लूटने में यहाँ का जो कमांडर था वो मारा गया। सेना का जो कमांडर था वहाँ पर, जेल का कमांडर भी मारा गया। कमांडर मारा गया। इसको मार करके लोगों ने हथियार को लूट लिया, बारूद लूट लिए, गोला लूट लिए, क्योंकि यहाँ पर कई सारी अलग अलग तरह की यातनाएं दिया करते थे। लोग इससे घबराए हुए थे, इसीलिए इसको ढा दिया, तोड़ दिए सब बास्तिल के किले को। और कहा यार इसकी एक नींव पत्थर तक की नहीं रहनी चाहिए, सब मार्केट में बेच दो। एक तरह से इस बास्तिल के किले के प्रति लोगों का रवैया एकदम घृणा से भर गया था। तो बास्तिल के किले को तोड़ दिया और कैदियों को छुड़ा लिया। यहाँ के जो कैदी थे, ज़्यादा कैदी नहीं थे, 7 कैदी थे, ज़्यादा कैदी नहीं थे, 7 कैदियों को अपनी गोल में शामिल कर लिया। 7 कैदी थे, 7 को छुड़ा लिया। ये माहौल, और राजा को तो पूछो मत। यहाँ से तोड़ने के बाद राजा पर हमला होगा, राजा भागेंगे। राजा अपने बेटे और अपनी पत्नी की भी जान नहीं बचा पाता। तो आखिर लुई 16 आया कहाँ से, क्यों आया? तो चलिए इसकी कहानी को समझते हैं। अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में नेपाल में भी क्रांति हुई, सेम इसी तरह से। तो चलिए समझते हैं कि आखिर लुई 16 आया कहाँ से। अठारहवीं सदी के उत्तरार्ध में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज को 1774 में जो वहाँ फ्रांसीसी समाज है, सत्रह सौ चौहत्तर की घटना है। 1774 में बूबो राजवंश, कौन सा राजवंश? बूबो। बूबो राजवंश, बूबो राजवंश के एक नए राजा के रूप में लुई 16, लुई 16वां, लुई 16वां, ठीक है, लुई 16वां राजगद्दी पर बैठता है। बूबो राजवंश का है, लुई 16 राजगद्दी पर बैठता है। उस समय इसकी एज जो थी मात्र 20 वर्ष,
अब 20 वर्ष का लड़का राजगद्दी पर बैठे, शक्ति न दिखे उसके अंदर जवानी का, तो फिर मतलब क्या है। 20 वर्ष का लड़का बैठा, जितने मंत्री और सलाहकार थे, पादरी थे, उन्होंने कहा राजा साहब, क्योंकि जो राजा होता है उसकी महिमा मंडन तमाम तरह की होती है। तो उसमें से कुछ लोगों ने कहा आप 20 साल के हो गए हैं, युवा भी हैं और शक्तिशाली राजा हैं, आपको शादी कर लेनी चाहिए। तो उन्होंने ठान लिया कि भाई हम लोगों का राजकोष थोड़ा सा घाटे में है, कोई ऐसी रानी खोजो जिसके पास ढेर सारा खजाना। तो बूबो राजवंश का राजा जो अगला आया, लुई 16वां, 20 वर्ष की आयु में ही राजा बना। ठीक है, इसका राज्यरोहण हुआ। गद्दी पर बैठ गया और जब ये फ्रांस की गद्दी पर बैठ गया तो शादी का संदेश आया कि भाई एक रानी है, कहाँ की, ऑस्ट्रिया की। अब देखोगे बाबू, फ्रांस मैप में जाके देखना, ये है फ्रांस, इससे सीमा साझा नहीं करता, बीच में और देश है, इसके जस्ट बगल में ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया देश, ऑस्ट्रिया की रानी। ठीक है, ये फ्रांस का राजा है, ऑस्ट्रिया की रानी से विवाह किया। एंतोइनेट, राजकुमारी का क्या नाम है, एंतोइनेट, एंतोइनेट। ठीक है, एंतोइनेट से शादी किया। अब भाई विवाह हो गया, शक्तियाँ जुट रही हैं, क्योंकि हर रानी चाहती है कि हमको एक शक्तिशाली राजा मिले ताकि हम और अपनी शक्तियों को बढ़ा सकें। ये नहीं है कि चाहे भिखमंगा से शादी करके हम भी भिखमंगा बन जाए। तो राजधर्म का कर्तव्य है कि राज दरबार को और अपनी शान को बनाए रखना। तो इसलिए हर लड़की चाहती है कि हम शक्तिशाली मर्द से शादी करें ताकि वो हमारी भी रक्षा कर सके और हमारे बच्चों की भी रक्षा कर सके। अब पता चला पैसे के लाले पड़े हैं, भिखमंगे हो गए, तो ऐसे शादी कौन करेगा। तो बूबो वंश का था फ्रांस का राजा और ऑस्ट्रिया की रानी एंतोइनेट से शादी किया। लेकिन जब राज्यरोहण हुआ ना, तो इसके समय क्या एक समस्या थी, जो राजकोष है, राजकोष ये खाली पड़ा है, खजानों से कुछ नहीं है, खाली है, खाली पड़ा है। खाली पड़ा है, इसके पीछे रीजन ये है कि 13 व्यापारी थे, उपनिवेशक थे अमेरिका के, उनको बंदी बना लिया ब्रिटेन ने। रीजन है बहुत सारे, वो आगे बताऊंगा। उनको बंदी बना लिया, उनको छुड़ाने के चक्कर में इसने ब्रिटेन से युद्ध तक कर लिया। फायदा था इसका तो युद्ध कर लिया, लेकिन युद्ध के चलते यह कर्जों में चला गया। और ख़ास करके जो अमेरिका के 13 उपनिवेशक को छुड़ाया, 13 उपनिवेशकों को छुड़ाया। इस छुड़ाने में 10 अरब लिब्रे, उस समय ये मुद्रा का नाम है, लिब्रे चलता था, 10 अरब लिब्रे का कर्ज चढ़ गया बेचारे के ऊपर। 10 अरब लिब्रे, और 2 अरब लिब्रे इससे पहले ही था। 10 ठो तो चढ़ गया, लेकिन इससे पहले ही 2 अरब लिब्रे का खर्चा था, कर्जदार था। 10 और चढ़ गया, टोटल 12 हो गया।
ठीक है, 12 अरब लिब्रे। अब 12 अरब लिब्रे हो गया। अब जो इसको कर्ज देने वाले थे उन्होंने अब 10% ब्याज की मांग कर दी। कहा भाई या तो चुकता करो, नहीं तो हमको फिर 10% ब्याज चाहिए। अब 10% ब्याज का दबाव पड़ने लगा। रीज़न क्या था? नई नई शादी हुई है, शान शौकत है, फिजूल के खर्चे हैं, उसको ये चाहिए हलो फरमाइश, ये चाहिए हलो फरमाइश, हलो फरमाइश। और राज दरबार की शान शौकत भी है, रानी का अलग से खर्चा उठाना है, और इकोनॉमिक बजट दिन प्रतिदिन डाउन होता जा रहा है। तो बेफजूल की जो खर्ची थी वो बढ़ती चली गई। अब रीजन क्या हुआ? चलिए आगे रीजन देखते हैं, आखिर हो क्या रहा है। शत्रु को छुड़ा लिया, इतना डॉलर चढ़ गया भाई, तो अब कुछ समाधान भी तो करना पड़ेगा। ये नहीं है कि राजा बन गए, चला जैसे चली वैसे चली, प्रजा का क्या है। जो बजट का एक बड़ा हिस्सा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बजट का ना एक बड़ा हिस्सा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और इसके कुछ नियमित खर्च हैं, पर डे के नियमित खर्च, प्रतिदिन का नियमित खर्च। प्रतिदिन का नियमित खर्च। अब इन खर्चों में क्या क्या शामिल था उसके? तो सेना का रख रखाव, सेना को नहीं रखेंगे तो कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। सेना का रख रखाव, राज दरबार, उसका भी तो खर्च है। राज दरबार भाई, इसमें भी फंड लगेगा। सरकारी कार्यालय और विश्वविद्यालय, सरकारी कार्यालय और विश्वविद्यालय, इसको चलाने के लिए प्रतिदिन का खर्च वाली चीज़ें हैं। विश्वविद्यालय चलाना है, सेना पे रख रखाव की जिम्मेदारी उठाना है। चारों ओर से दबाव बढ़ता जा रहा है और लोग कह रहे जनता हम पे इतना मत बोझ डालो। सब कुछ जनता को ही उठाना होता था पूरा खर्चा। आगे समझेंगे कैसे कितने स्टेप्स में बटे थे, क्या किसके स्टेटस हैं, स्टेटस के अकॉर्डिंग ही कर वसूला जाता था। कुछ ऐसे समुदाय हैं जिनको कर माफ है और नहीं तो ऊपर से कर लेगा। भूमि किसके पास है, किसके पास भूमि नहीं है, इसके बारे में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको फ्रांस की क्रांति समझ में आई होगी। अभी आगे और स्टेप में हम इसको चरणबद्ध तरीके से काम करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।